के बाद फेयान उन्हें एक गुफा में ले गया जहां वे आराम कर सकते थे। चलो आज रात यहीं आराम करते हैं। आप सभी गुफा में ही रहें और इधर-उधर न भटकें। मैं हुन में शिकार पर जा रहा हूं और तुरंत वापस आ जाऊंगा। कियाओ शिशी ने अंधेरा होते आकाश की ओर एक नजर डाली। उनका किसी भयंकर खतरे से सामना नहीं हुआ था। रास्ते में जानवर तो दिख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई शिकार भी नहीं नजर आया था। मुझे आश्चर्य है, यह फेयान किसी भी चीज को पकड़ सकता है। ध्यान से। फेयान ने कियाओ शिशी की ओर देखा, सिर हिलाया और गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। जब फेयान मछली जैसे राक्षस को लेकर लौटा तो उसने एक पतली आकृति देखी। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहा था। जिस क्षण उसकी नीली आंखें उन्हें देखते ही उनकी आंखें एक शानदार चमक से जगमगा उठी। क्या उसे मेरी चिंता थी, इसलिए वह बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। इस एहसास से फेयान का दिल खुश हो गया और वह अपनी धड़कनें तेज करने से खुद को रोक नहीं पाया। गति। कियाओ शिशी ने फेयान को पास आते देखा और राहत की सांस ली। आखिरकार तुम पीछे, अगर और देर होती तो मैं इसे संभाल नहीं पाता। फेयान मुस्कुराते हुए जानबूझकर आगे बढ़ा। उसने भौहें चढ़ाई और उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें गुफा में इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? बाहर सुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम वापस नहीं आए थे। मुझे सहज महसूस नहीं हो रहा था शावकों को गुफा में अकेला छोड़ देना। फेयान हक्का बक्का रह गया। अध्याय 125, उसकी देखभाल करना मेरी भी जिम्मेदारी है। यह महिला, वह इतनी सीधी बात कैसे कर सकती है? उसके कान जल रहे थे। अगर दिन का समय होता तो कियाओ शिशी ने इसे अवश्य देखा होता। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। तुम अंदर जाओ और शावकों को देखो, मैं अभी वापस आती हूँ, कियाओ शिशी ने कहा। पहले से ही खत्म हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ निजी काम निपटाने के लिए। मेरा पीछा मत करो। यह सुनकर फेयान का चेहरा और भी लाल हो गया। लेकिन वह कियाओ शिशी को वहां अकेले देखने की सोच भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने वह गुफा के ठीक बाहर उसका इंतजार कर सकता था। पिताजी मां को लेकर बहुत चिंतित लग रहे हैं, कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने फेयान को देखा। कियाओ आंग ने अपना छोटा सा सिर झुकाया। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप जानते हैं ना। फेयान के बर्फ जैसे सफेद लोमड़ी के कान फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उठ गए। वह बहुत ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसका बच्चा क्या कहेगा। क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। युवा कबीले के नेता, आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? कियाओ जिक्सिवा असमंजस भरी निगाहों से फेयान को देखते हुए वापस लौट आया। आधी रात को वहां मूर्ति की तरह खड़े रहना काफी डरावना होता है। फेयान असहज महसूस करते हुए उसके पीछे गुफा में चली गई। मैं बस किसी भी तरह की जांच कर रहा था जंगली जानवरों। ओह। कियाओ आंग ने मछली भूनने के लिए आग जलाने में मदद की। इस बीच जब फेयान नहीं थी देखते हुए कियाओ शिशी ने आध्यात्मिक झरने से थोड़ा पानी निकाला और उसे एक प्याले में भर लिया। एक बड़े पत्ते में लपेटकर मैंने उसे दे दिया। तुम दिन भर दौड़ते रहे, तुम थक गए होगे। लो, थोड़ा पानी पी लो। फेयान ने पानी लिया और उसके होठों पर मुस्कान आने से वह खुद को रोक नहीं पाया। कियाओ शिशी बहुत ही विचारशील है। फेयान ने उसे एक ही घूंट में पी लिया और उसकी हल्के भूरे रंग की चालाक आंखें चमक उठी। यह पानी कितना मीठा होता है। आपको ये कहां से मिला? कियाओ शिशी ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैंने इसे बस यही पास में पाया था जब आप वे चले गए थे। फेयान ने बचा हुआ पानी खत्म किया और थकान दूर होती महसूस की। उसके शरीर से उस रात भर पेट खाने के बाद कियाओ शिशी पत्तों के ढेर पर लेट गई। उसकी बाहों में उसके बच्चे थे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी क्षण जिनलिंग वह नदी के बहाव के साथ साथ नीचे की ओर उसका पीछा कर रहा था, उसकी तलाश में। जिनलिंग झरने के साथ साथ नीचे की ओर बहती चली गई। वह कियाओ शिशी की भावनाओं को महसूस नहीं कर सका। यहाँ किसी की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कियाओली ने उसे जो बताया था उसके आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि शिशी धारा में बह गई होगी। जिनलिंग की पीली सुनहरी आंखें अब खून से लाल हो गई थीं। वह लगभग पूरे समय से सोया नहीं था। 3 दिन। पूरी तरह थक जाने पर भी वह केवल एक पल के लिए ही झपकी लेता था। फिर उसने खुद को जगाने के लिए मजबूर किया और खोज फिर से शुरू की। कियाओ शिशी की आंखें अचानक खुल गईं और वह एकदम सीधी बैठ गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही फेयान ने शोर सुना और वह असमंजस में पड़कर पीछे मुड़ गया। उसकी नजर तुरंत उस छोटी, पीली और कमजोर चेहरा। क्या गलत? कियाओ शिशी ने अपने होंठ काट लिए। वह फेयान को यह नहीं बता सकती थी कि वह क्या सोच रही है। उसके दूसरे पशु मानव पति और शावकों के बारे में। उसने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा उदास था। ये कुछ भी नहीं है। फेयान ने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। वह आमतौर पर बहुत गर्वित और उसके आसपास दूरी बनाए रखना। वह उठा, उसके पास जाकर बैठ गया और आलस से उसके कंधे पर झुक गया। उसने अपने सिर के पीछे हाथ बांध रखे थे और वह पत्थर की दीवार से सटी खड़ी थी। डरा हुआ, तो मैं थोड़ा और पास बैठूंगा। क्या ये बेहतर है? कियाओ शिशी ने उसे तिरछी नजर से देखा। यह मूर्ख लोमड़ी मुझे पनहोगा कर, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह पीछे की ओर झुक गई। पत्थर की दीवार को देखते हुए गुफा के बाहर हल्की चांदनी को निहार रहा था। कियाओ जिक्सी। कियाओ शिशी ने असमंजस में ऊपर देखा और उसकी खूबसूरत चालाक आंखों से उसकी नजरें मिली। धन्यवाद। कियाओ शिशी हैरान थी। हमारे दोनों शावकों की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा बिना कभी खुद के बच्चे पैदा किए। तो जब आप सब प्रकट हुए मैं था पूरी तरह से खो गया। परंतु फिर तब मुझे एक ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो धन्यवाद आप। सांस ली। ये मेरे बच्चे हैं। मैं निश्चित रूप से अच्छी देखभाल करूंगा उनमें से। जब हम अपने कबीले में वापस लौटेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी यही रहेंगे। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा उन्हें। और आप। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले फेयान के कान एकदम लाल हो गए। ये था इतनी भावुक बात कहने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटा ली थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। कियाओ शिशी इसके बारे में क्या सोचेगी? पिताजी माताजी पहले ही सो चुकी हैं। फेयान जम गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि कियाओ शिशी पहले ही काफी तेज गति से चल रही थी। सो गया। फेयान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसने बस इतना कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी। कियाओ उठकर बैठी और खिसककर कियाओ शिशी और फेयान के बीच में बैठ गई। उसने अपनी मां की बाह को गले लगाया और खुद को इस तरह से व्यवस्थित किया कि फेयान उसे धीरे से गले लगा सके। उसकी पीठ थपथपाओ मेरे माता पिता की सुगंध से घिरा हुआ। ऐसा लगता है इतना सुरक्षित। अगले दिन जब कियाओ शिशी उठी तो उसने देखा कि फेयान कुछ अलग लग रही थी। अलग।
फेयान द्वारा उसे दिए गए हड्डी रहित मछली के मांस के टुकड़े को देखकर वह सदमे से घूरने लगी। कियाओ कियाओ, तुम्हारे पिता को क्या हो गया है? कियाओ कियाओ को भी संदेह था। मेरे मंदबुद्धि बूढ़े पिता, जिन्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, आज अचानक सब इतना सहज क्यों हो रहा है? लेकिन एक अच्छी शावक होने के नाते वह कभी भी अपने पिता को धोखा नहीं देगी। माँ, पिताजी तुम्हें पसंद करते होंगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। कियाओ शीशी का हाथ कांप रहा था और वह लगभग मांस को जमीन पर गिराने ही वाली थी। उसने झट से कियाओ कियाओ का मुंह ढक दिया। प्यारी, हम यूं ही पागल नहीं कह सकते, उस तरह की चीजें। कियाओ शीशी के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर कियाओ कियाओ ने चुपके से उसे झकझोर दिया। सिर, आह, मेरे नासमझ पिता के सामने अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। वे रवाना हो गए। बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी पहाड़ी जंगल में तेजी से दौड़ पड़ी। पार करते समय के पास फेयान अचानक रुक गई और जंगल की ओर सतर्कता से देखने लगी। अत्यधिक सतर्क होकर कियाओ शीशी ने भी शावकों को और कसकर गले लगा लिया। अचानक पेड़ों के बीच से सोने की एक चमक दिखाई दी। कियाओ शीशी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखें चमक उठी। वह उत्साह से उछल पड़ी। फेयान ने अपनी पीठ मोड़ी और उस आकृति की ओर दौड़ पड़ी। जिनलिंग, जिक्सी। जिनलिंग ने और टाओको की उपस्थिति को महसूस तो कर लिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की थी। मुझे यकीन है कि वे ही थे। जिनलिंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर गले लगा लिया। जैसे ही उसने लिया उसकी मीठी खुशबू में उसे आखिरकार अपने दिल को सुकून मिला। वह फिर से सांस ले सका। जिक्सी, जब तक तुम ठीक हो, क्या कियाओ आंग और बाकी सब ठीक है? उसे वापस गले लगाते हुए कियाओ शीशी ने सिर हिलाया। हम ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। क्या आपके बारे में? क्या तुम घायल हो? जिनलिंग ने उसका हाथ पकड़ा और अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मैंने दवा का इस्तेमाल किया, आपने मुझे दिया, सब कुछ ठीक है। जिस क्षण कियाओ शीशी ने खुद को जिनलिंग पर झपटा, फेयान का शरीर अकड़ गया। वह जिनलिंग को देखकर उसकी अपार खुशी को महसूस कर सकता था। वह सचमुच उससे प्यार करती है। पशु पुरुष पति। भाई, क्या तुम्हें वो गंध आ रही है? कियाओ आंग ने असमंजस में हवा को सूंघा। किस चीज की गंध? कुछ खट्टा सा। जिनलिंग ने कियाओ जिक्सी को फेयान के पास ले जाया। युवा कबीले के नेता, आपका धन्यवाद। लुकिंग आफ्टर शीशी एंड द कब्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज। कांटेदार लोमड़ी ने जोर से सांस ली। ये मेरे बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, और वह शावकों की मां है। यह मेरा है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन शब्दों को सुनकर जिनलिंग की आंखों की गहराई में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जिनलिंग, मुझे बताओ, कबीले में क्या हो रहा है? क्या आपने सुनशियाओ को देखा है? और कियाओ ली, क्या वे सब ठीक है? जिनलिंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और कियाओ शीशी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फेयान ने उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखा। वह इतना नाराज था कि उसने जमीन पर पंजे मारे। जब मैं वहां से निकला तो कबीले के नेता फेली और अन्य लोगों ने अस्थायी रूप से रास्ता रोक दिया था। उत्परिवर्तित जीवों को जनजाति में प्रवेश करने से रोकना। हमने बाई लेई और उसके साथियों को भी पकड़ लिया। अनुयायी, ये खबर सुनकर कियाओ शीशी के दिल को थोड़ी राहत मिली। तो फिर सुनशियाओ और कियाओली का क्या होगा? वे कैसे हैं? जिनलिंग की भौहें तन गईं और उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए नजरें नीचे कर ली। उसकी आंखें, वे ठीक हैं, मैंने उन्हें पाया, अब वे दोनों कबीले में शामिल हैं। हम सब होंगे, वापस आने पर हम फिर से मिलेंगे। कियाओ शीशी ने केवल इतना ही समझा कि उसने कहा कि वे ठीक हैं, बाकी बात वह भूल गई। उनके शब्दों में विरोधाभास। आओ चलना शुरू करें। अध्याय 126, नीलम की ऊर्जा। कियाओ शीशी और अन्य लोग झरने पर चढ़ गए और वहां से गुजरे। जंगलों से होते हुए वे अंत में उसी गुफा के प्रवेश द्वार पर लौट आए जहां से वे आए थे। मूल रूप से भाग गए थे। जिनलिंग अपने मानवीय रूप में वापस आ गया और कियाओ शीशी को गुफा में ले गया। गुफा की सफाई कर दी गई थी, लेकिन पत्थर पर खून के गहरे धब्बे अभी भी मौजूद थे। दीवारें उस भयंकर युद्ध की गवाह हैं जो हुआ था। कबीले में सब कैसा चल रहा है? जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। कुल प्रमुख सुनशियाओ और अन्य लोगों ने मोर्चा संभाले रखा। गेट के बाहर वे उत्परिवर्ती जीवों में से अधिकांश को रोकने में कामयाब रहे और उन्हें कबीले पर हमला करने से रोके। नुकसान तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। गंभीर। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, घर पर सब ठीक है, मैं पहले आपको वापस ले चलूंगा। कियाओ शीशी ने सहमति में गुनगुनाया। हालांकि जिनलिंग ने कहा कि जनजाति को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फेयान का दिल जमीन पर सूखे खून के धब्बे देखकर उसका चेहरा उतर गया। कियाओ कियाओ, तुम और बाकी लोग पहले अपनी मां के साथ वापस जाओ। आपके पिता जब उसका काम यहाँ खत्म हो जाएगा तो वह तुम्हें ढूंढने आ जाएगा। फेयान के असामान्य मूड को भांपते हुए शावक आज्ञाकारी रूप से नीचे उतर गए। उसे कियाओ शीशी पास गई, दोनों शावकों को उठाया और फेयान की ओर देखा। अगर आपको मदद चाहिए तो बस कह दीजिए। उसे सिल्वर ट्राइब से काफी लगाव हो गया था और वह उसे पतन की ओर जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। बर्बाद करना। फेयान ने उसे गौर से देखा, सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। जिनलिंग, क्या सुनशियाओ और कियाओली घर पर है? हाँ, वे घर पर हैं। तो चलिए जल्दी वापस चलते हैं, मैं उन्हें देखने के लिए बेताब हूँ। जिनलिंग ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और उनके साथ कबीले के बीच से भागने लगा। जल्दी से उनके घर पहुंच गए। Looking at the smashed courtyard wall, Kiao Shishi suddenly felt that Jinling had likely lied to comfort her. The damage to the tribe was probably much worse than he'd let on. कियाओ शीशी आंगन में दौड़कर आए और घबराकर पुकारने लगी। कियाओ झूठ, सेनेक्सियाओ। कियाओ शीशी ने कियाओली के पत्थर के घर के अंदर से एक आवाज सुनी। एक पल कुछ देर बाद एक छोटी सी आकृति बाहर भागी। माँ। उस नन्हे बच्चे ने अभी एक शब्द भी नहीं बोला था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आईं। आंसू। कियाओ शीशी का दिल उसके लिए दुख से भर गया। वह आगे बढ़ी और शावक को गोद में उठा लिया। उसकी बाहों में भरकर उसने उसे 2 जोरदार चुंबन दिए। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ कर दो। कियाओली कियाओ शीशी से पूरी तरह लिपटी हुई थी। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कियाओ शीशी के पूछते ही कियाओली के आंसू रुक नहीं पाए और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यह क्या है? डरो मत, माँ वापस आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिता, वह रहा है, वह कोमा में है और अभी तक होश में नहीं आया है। कियाओ शीशी के चेहरे के भाव बदल गए। कियाओली को पकड़े हुए वह अंदर गई और उसने देखा सुनशियाओ बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थी। क्या हुआ? मैंने माँ द्वारा दी गई दवा को पिताजी के घावों पर लगाया और वे ठीक हो गए हैं। ठीक हो गया, लेकिन उनके शरीर की ऊर्जा अभी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिनलिंग कियाओ शीशी के पीछे आकर धीमी आवाज में बोली, उसने एक तारे को मार डाला। एक विकृत हाथी जैसे राक्षस को बुरी तरह घायल कर दिया और दूसरे को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता उस कबीले का द्वार टिक नहीं पाता, लेकिन उसकी पशुवत आत्मा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। महान। अब हमें जितने भी क्रिस्टल स्टोन दिए थे, हमने उन सभी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था उसकी घटती ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए।
स्प्राइट, बाहर निकलो। मुझे बताओ, सुनशियाओ को जगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेजबान, क्या आपके पास बैंगनी रंग का क्रिस्टल नहीं है? शावक, कियाओ कियाओ को मिला बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा को उसकी द्वितीय श्रेणी की उपचार क्षमता के साथ। वह होगा सुनशियाओ के शरीर में हुए छेदों को ठीक करने का सबसे प्रभावी तरीका। ऐसा नहीं है कि वह ऊर्जा की कमी है, असल में उसके अंदर के छेद बड़े हो गए हैं, इसलिए क्रिस्टल पत्थरों को अवशोषित करना बेकार है। कियाओ शीशी समझ गई। उसने तुरंत अपने स्थानिक अंग से बैंगनी क्रिस्टल निकाल लिया। भंडारण में जाकर उसने कियाओ कियाओ को बिस्तर के पास बुलाया। कियाओ कियाओ, मुझे तुमसे इस बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। उपचार कौशल का उपयोग करके फादर सुनक्सियाओ के शरीर के अंदर के घावों को ठीक करें। कियाओ कियाओ ने बैंगनी क्रिस्टल लिया और सिर हिलाया। ठीक है जिक्सी, आप सभी बाहर इंतजार करें। कियाओ शीशी असमंजस में थी। क्यों? जिन लिंग ने कहा, बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। आपके पास नहीं है, तुम्हारी रक्षा के लिए एक क्रूर आत्मा है, ताकि तुम्हें चोट लग सके। कियाओ शीशी जानती थी कि जिनलिंग उससे झूठ नहीं बोलेगी। उसने सिर हिलाया और कियाओ को गोद में लेकर आगे बढ़ गई। लेटा हुआ था, बाहर चला गया। जैसे ही कियाओ कियाओ ने बैंगनी क्रिस्टल को छुआ, उसे एक शक्तिशाली अनुभूति हुई। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उसे घेर लेता है। उसके शरीर का हर रोमछिद्र खुल गया प्रतीत हुआ। और विस्तार करें। यह उच्चतम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर की शक्ति है। यह अविश्वसनीय है। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़कर क्रिस्टल की शक्ति को महसूस किया, फिर उसे रख दिया। सुनशियाओ के दिल पर घर के अंदर से अचानक बैंगनी रंग की तेज रोशनी निकली। इसके बाद के झटके ऊर्जा ने कियाओ शीशी को कई कदम पीछे धकेल दिया, और वह केवल इतना ही कर पाई कि जब जिन लिंग ने उसकी कमर पकड़ ली तो उसने खुद को संभाला। बैंगनी रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और काफी देर तक बनी रही। जब चमक पूरी तरह से गायब हो गई, तभी पत्थर का दरवाजा खुला। घर खुला है। अंदर से कियाओ कियाओ की आनंदमयी आवाज आई। पिता सुनशियाओ, आप जाग गए हैं। कियाओ शीशी दौड़कर घर में दाखिल हुई। उसकी नजर तुरंत एक जोड़ी आंखों पर पड़ी। उसके प्रवेश करते ही उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं। जैसे ही उसने उसे बाहों में भर लिया, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। आप, मुझे बहुत डर लग गया था। सुनशियाओ ने अपनी बाहों में उसके कोमल शरीर को महसूस किया और उसकी आंखों में ठंडक का एहसास किया। धीरे धीरे लुप्त हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे और कियाओली को कसकर गले लगा लिया। मैं पूरी तरह से थक गया था। मुझे बहुत देर तक नींद आई। कियाओ शीशी ने अपने होंठ काट लिए। आप अब कैसे हैं? क्या कहीं भी ऐसा महसूस होता है? असहज। सुनशियाओ कहना चाहता था कि वह अभी भी थोड़ा थका हुआ है, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। कोमलता। लेकिन जब उसने उसकी लाल आंखों को देखा तो वह अचानक बदल गया। उसका मन, उसका स्नेह पाने से ज्यादा वह उसे परेशान नहीं देखना चाहता था। सब कुछ बढ़िया है। मेरा शरीर ऊर्जा से भरपूर है। ये झूठ नहीं था। उन्हें इससे पहले कभी इतनी ऊर्जा का अनुभव नहीं हुआ था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। बैंगनी क्रिस्टल। सुनशियाओ की आंखों की गहराई में एक काली चमक कौंध गई। माँ, मुझे लगता है कि मेरी रैंक फिर से बढ़ गई है। अब मेरे पास 3 स्टार 20 सोल है। कियाओ कियाओ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कियाओ शीशी को अपनी सुंदर कोमल भुजा दिखाई। कियाओ शीशी आश्चर्य से मुड़ी और देखा कि वास्तव में वहां 3 तारे थे। नन्हे शावक की बाह। इस बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति अविश्वसनीय है। वह मुड़ी और सुनशियाओ को ऊपर खींच लिया। देखने में ही शानदार 9 सितारे। सनक्सियाओ ने 9 स्टार 20 सोल का दर्जा हासिल कर लिया था। अब जबकि आपके पास 9 सितारे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका शरीर तब तक ठीक रहेगा, क्योंकि अब आप किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं होंगे? यही बात कियाओ शीशी ने कही थी। सबसे ज्यादा परवाह की हम। ये सुनकर कियाओ शीशी ने राहत की सांस ली। चाहे कुछ भी हो जाए, वे सभी सुरक्षित थे। बस इतना ही काफी था। डिंग। सिस्टम मिशन। मेजबान से शावकों के साथ जनजाति का पुनर्निर्माण करने का अनुरोध किया जाता है। मिशन की कठिनाई 5 सितारे। उस अप्सरा की आवाज अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि कियाओ शीशी ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। आंगन से जिक्सी जिक्सी। कियाओ शीशी मुड़ी और बाहर चली गई। उसने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। गुमान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। जैसे ही उसने गुमान को देखा, उसने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। गुमान, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। गुमान भी खुश थी, लेकिन उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। जिक्सी, मेरे पशु पुरुष, मेरा साथी घायल है और उसकी हालत गंभीर लग रही है। क्या आप कियाओ कियाओ को आने के लिए कह सकते हैं? और मदद। कियाओ शीशी ने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय उसने कियाओ कियाओ की ओर देखा। कियाओ कियाओ, क्या तुम मदद करने के लिए तैयार हो? कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, माँ। चाची, चलिए चलते हैं। धन्यवाद शीशी, और आपको भी। वापसी के रास्ते में कियाओ शीशी कियाओली को लेकर बहुत चिंतित थी और सुनशियाओ ने कहा कि उसने जनजाति की स्थिति पर बारीकी से ध्यान नहीं दिया था। अब गुमान के साथ कबीले में घूमते हुए उसने आखिरकार देखा कि कई पत्थर के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और हर जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जमीन पर कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। वह गुमान के पीछे पीछे उसके घर गई और उसने देखा कि आधा उसके पत्थर के घर की दीवार भी गायब हो गई थी। उसके अन्य निर्दयी पति, हालांकि वे अभी भी जनजाति की मदद कर रहे थे, उनके पास अपने लिए समय नहीं था। घर। घायल हुआ जानवर उसका दूसरा पशु साथी था, जो एक नर हिरण था। जब तक कियाओ शीशी और अन्य लोग वहां पहुंचे, तब तक नर हिरण की जान जा चुकी थी। बल पहले से ही बेहद कमजोर था। लू लिन जनजाति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। आपने मुझे जो दवा दी थी, मैंने उसका इस्तेमाल किया। ये सब बूशी पर निर्भर है। शीशी, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। बूशी मेरे ठीक बगल में गिर पड़ी। मुझे लगा कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। गुमान ने अपना मुंह ढक लिया और रोने से खुद को रोक नहीं पाई। उस समय कियाओ शीशी की गति धीमी न हो, इसलिए वह दूसरी ओर चली गई थी। जंगल की तरफ उत्परिवर्तित राक्षस लगातार उसका पीछा करते रहे। ठीक जब उसे लगा कि वह मरने वाली है, तभी बूशी आ गई। लेकिन वहां उत्परिवर्तित जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। जब तक वह कामयाब हो पाता, उसके साथ भागने की कोशिश में टाटा मौत के कगार पर था। तो मैंने दवा की पूरी शीशी उस पर फैला दी। जिक्सी, तुम्हारी दवा है अद्भुत। इससे बूशी की जान बच गई। कहानी सुनते ही कियाओ शीशी का दिल डर से जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग हीलिंग ग्लू की पूरी ट्यूब इस्तेमाल हो चुकी है, तो उसने अफसोस की एक टीस महसूस किए बिना नहीं रह सका। उस नन्हे शैतान ने उसे बताया था कि बलवान बाहरी चोटों के लिए हीलिंग ग्लू की पुनर्स्थापना शक्ति अविश्वसनीय थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की जान भी बचा सकता है जिसके शरीर में छेद हो गया हो।
जब तक वे सांस ले रहे थे तब तक पेट में ही सांस लेते रहे। एक सिंगल ट्यूब में हो सकता था कई पशु मानवों को बचाया। फिर भी परिणाम अच्छा होना ही मायने रखता था। हमारे वापस आने के बाद कबीले के जानवरों ने लू लिन को यहाँ पहुंचा दिया। दी एक तांत्रिक उसे देखने आया और कहा कि उसे बचाना असंभव है। कियाओ शीशी ने उसे प्यार से थपथपाया। चिंता मत करो, आइए लू लिन के बारे में एक नजर डालते हैं। पहले शर्त लागू करें। कियाओ शीशी और कियाओ कियाओ बिस्तर के पास गई। लू लिन की त्वचा बेजान थी, मृत्यु के समान पीलापन। उसे पहले से ही उसमें मृत्यु की गंध आ रही थी। यहाँ तक कि कियाओ कियाओ ने भी अपनी छोटी सी नाक से कोड़ ली। कियाओ कियाओ, क्या तुम ये कर सकती हो? कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। माँ, मैं कोशिश करूंगा। हम। कियाओ कियाओ ने अपना छोटा सा हाथ धीरे से लू लिन की छाती पर रखा। नीले रंग का प्रभामंडल सफेद रोशनी ने उसे तुरंत घेर लिया। कियाओ शीशी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि कियाओ कियाओ से निकलने वाली ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। जब प्रकाश का घेरा मंद पड़ा तो मृत्यु का साया छा गया। लू लिन के आसपास का सारा दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी पलकें फड़कने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गुमान, लू लिन, तुम जाग गए हो। आखिरकार तुम जाग गए। गुमान ने भावुक होकर लू लिन को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। कियाओ शीशी ने देखा कि लू लिन की आंखों में फिर से चमक लौट आई है और वह जान गई कि वह संभवतः खतरे से बाहर। कियाओ जिक्सी ने कियाओ कियाओ को उठाया। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? कियाओ कियाओ ने पूरे जोश के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं माँ, क्या मैं अद्भुत हूँ या क्या? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, ठीक है? इस नर के पेट के अंदर जो कुछ भी था वह सब कुछ था टूटा हुआ। अगर यह पहले हुआ होता तो शायद मैं उसे बचा नहीं पाता। कियाओ शीशी ने अनुमान लगाया कि उसका मतलब था कि लू लिन के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा था। क्षति के विभिन्न स्तर। गुमा ने आंसू पोंछे और कृतज्ञता से कियाओ शीशी की ओर देखा। जिक्सी, कियाओ कियाओ, धन्यवाद। अब से आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं वह करूंगा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि लू लिन ठीक है। आपको अपने घर को फिर से व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। क्रम में मैं कबीले के मुखिया से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों सावधान रहना। गुमान के घर से निकलने के बाद कियाओ शीशी ने जिनलिंग से कहा, मैं देखने जाना चाहती हूँ जहां वे घायल जानवरों को रख रहे हैं। हालांकि सिल्वर जनजाति में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी, फेली उन्होंने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। अब जबकि जनजाति को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उस झटके के बाद वो पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अपना योगदान देना चाहती थी। और बेशक वह कर सकती थी, साथ ही वह अपने शावकों के साथ सिस्टम मिशन भी पूरा करती है। जिनलिंग ने सहमति में सिर हिलाया। अधिक गंभीर रूप से घायल पशु मानवों के पास इन्हें तांत्रिक के घर के पास के खाली घरों में रखा गया है। अन्य लोगों के साथ मामूली रूप से घायल हुए लोग अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं। वैसे शीशी, मैंने तुम्हारे द्वारा दी गई दवा की केवल एक शीशी ही रखी है। मैंने शेष राशि कबीले के मुखिया को दे दी जाएगी। कियाओ शीशी ने बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाया। हम हर किसी को बचा सकते हैं गिनती। जब कियाओ शीशी तांत्रिक के घर के बाहर पहुंची तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। चारों ओर से पशुवत प्राणियों की दर्द भरी कराहें सुनाई दे रही थी। तांत्रिक इतना व्यस्त था कि वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे पानी की एक घूंट पीने का भी समय नहीं मिल रहा था। जैसे ही कियाओ शीशी पास पहुंची, उसने एक परिचित आकृति को पत्थर से निकलते देखा। घर, कुल का नेता। फेली ने कियाओ जिक्सी की ओर देखा और उसकी आंखों में दिख रही कुछ चिंता कम हो गई। जिक्सी, क्या तुम और शावक ठीक हो? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। हम ठीक हैं, युवा कबीले के नेता ने हमें बचाया। फेई ने सिर हिलाया। फेयान ने उसे ढूंढने के बाद इसके बारे में बताया था। जब तक आप सब ठीक हैं। इस समय जनजाति में अफरा तफरी मची हुई है, इसलिए आपको सभी घर वापस चले जाते हैं। जनजाति की मरम्मत हो जाने के बाद फिर से बाहर आना। कुल के मुखिया, मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या हम आपकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? इस बार जनजाति ने जागृत पशु आत्माओं वाले कई पुरुषों को खो दिया था। अब उन्हें न केवल पुनर्निर्माण करना पड़ा, बल्कि कुछ पुरुषों को बाहर भेजना भी पड़ा, शिकार करना और भोजन का भंडारण करना जारी रखने के लिए। उन्हें इसके लिए भी व्यवस्था करनी थी। प्रवेश द्वार की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए लोगों को तैनात किया गया। दादाजी, मैं घायल जानवरों का इलाज करने में मदद कर सकता हूँ। मैं पहले से ही 3 स्टार रेटिंग वाला व्यक्ति हूँ। बीस्ट सोल नाउ, यू नो। फेई बहुत हैरान थी। उसने प्यार से कियाओ कियाओ के सिर पर थपथपाया। हमारा नन्ही कियाओ कियाओ की शावक कितनी होशियार है। ठीक है, तो आप यहीं रुककर मदद कर सकते हैं। शमन, ठीक है। कियाओ शीशी ने भी कहा, तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगी। मैं उनके घावों पर पट्टी बांध सकता हूँ। फेली ने इनकार नहीं किया। तो फिर मुझे आप दोनों को परेशान करना पड़ेगा। फेली को अभी भी बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने तांत्रिक को बुलाया, उसे दिया, उन्होंने उसे कुछ संक्षिप्त निर्देश दिए और फिर चले गए। शमन को कियाओ कियाओ के पास उपचार कौशल होने का ज्ञान था और वह ये जानकर प्रसन्न हुआ कि मदद करने के लिए वहां मौजूद था। कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा उनकी मदद करें। कियाओ कियाओ ने स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज में उत्तर दिया, कोई बात नहीं। कियाओ शीशी घायों के घावों का इलाज करने में मदद करने गई। जिनलिंग को उनकी चिंता थी, इसलिए वह कियाओ आंग और कियाओ ली के साथ कियाओ शीशी और अन्य लोगों की सहायता के लिए वहीं रुक गए। कियाओ शीशी ने आध्यात्मिक झरने का जल एक लकड़ी की बाल्टी में डालकर धोया। अधिक गंभीर घाव, उपचार के बाद घावों से खून बहना जल्दी ही बंद हो गया। आध्यात्मिक झरने के जल से धोया गया। उसके बाद उन्हें बस आवेदन करना था, शमन द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधीय जड़ी बूटियां। जिस नर भूरे भेड़िए के पैर पर कियाओ शीशी पट्टी बांध रही थी, वह उसे घूर रहा था। मोहित। जब कभी कभार उनकी निगाहें मिलती तो वह नजरें नहीं हटाता, बल्कि उसे और भी अधिक साहपूर्वक देखते हुए। कियाओ शीशी जानती थी कि इस पशु जगत में अधिकांश नर बहुत सीधे साधे होते हैं। वह मैंने उसे कुछ बार हल्के से याद दिलाया, लेकिन यह देखकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, उसने उस पर और ध्यान नहीं दिया। पैर में लगी यह चोट काफी गंभीर है। आपको अगले कुछ दिनों तक अच्छे से आराम करना चाहिए। ज्यादा इधर उधर मत घूमो। भूरे भेड़िए के नर ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। भले ही तुम एक घुमक्कड़ हो, शानदार महिला, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। कियाओ शीशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। लोगों के दिलों में बसा पूर्वाग्रह सचमुच एक पहाड़ के समान है। मैं मानता हूं, कुछ आवारा जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें बुरे काम करना पसंद होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। भूरे भेड़िए के नर ने भावहीनता से सिर हिलाया। कियाओ शीशी को उठकर जाते देख उसने वह गंभीर भाव से उठ खड़ी हुई और उसके सामने आधा घुटने टेक कर बैठ गई।
हे महिला कियाओ शीशी, कृपया मुझे अपना पशुपति बनने की अनुमति दें। क्या मैं आप अध्याय 128 क्या दिखावा करना बंद हो गया। इससे पहले कि शीशी जवाब दे पाती, उसे किसी ने पीछे खींच लिया। एक आकर्षक बर्फ सफेद आकृति ने उस पुरुष की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर दिया। आपकी टांग में चोट लगी है, दिमाग में नहीं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम ठीक हो गए हो, जाओ मुख्य द्वार पर पत्थर हटाने में मदद करो। भूरे रंग का नर भेड़िया विनम्रतापूर्वक वापस लेट गया। ऐसा नहीं था कि वह काया था, लेकिन जब युवा कबीले के नेता ने मुक्का मारा तो उससे वास्तव में बहुत दर्द हुआ। फेयान ने पीछे मुड़कर देखा तो शीशी उसे देख रही थी। उसने अपनी बाहें अपने कंधों पर बांध रखी थी। छाती। फेयान ने अपनी छाती फुला ली। वह अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं खो सकता था। वहां काफी संख्या में घायल मादाएं और शावक हैं। यदि आप चाहते हैं मदद करो, उस तरफ चलो। इतना कहकर उसने शीशी को पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में खींचने लगा। अरे, मैंने तो किसी बात पर सहमति नहीं दी है। आपने मना नहीं किया, इसलिए ये हाँ है। लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा दूर जा पाते, शीशी को रोक लिया गया। जिन लिंग ने शीशी को फेयान से दूर खींच लिया। उसकी सुनहरी दमकती आंखें शांत थीं, लेकिन वे एक अशांत अंतर्धारा के साथ फेयान पर छा गए। जिक्सी अपने पैरों पर चल सकती है। हम युवा कबीले के नेता को परेशान नहीं करेंगे। फेयान ने शीशी की ओर देखा, जो अब जिन लिंग की छाती से टिकी हुई थी, और उसकी संकीर्ण लोमड़ी जैसी आंखें और भी सिकुड़ गईं। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। जिन लिंग ने सौम्य लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हम आपकी चिकनाई के साथ युवा कबीले के नेता, आपके शब्द और कार्य, ऐसा लगता है कि आप इस तरह मददगार हैं। काफी सारी महिलाएं। सदमे से फेयान की हल्की भूरी पुतलियां फैल गईं। तो बात कुछ ऐसी है, उसने सोचा। ये सुनहरा बाघ जैसा जानवर देखने में बेहद चमकदार लग रहा है। बाहर से तो वह नेक दिखता है, लेकिन अंदर से इतना सड़ा हुआ है कि एक ही वार से सब कुछ बिगड़ जाता है। हड्डी से बने चाकू से काटने पर ब्लेड काला हो जाता था। शीशी ने गुस्से से भरे फेयान पर एक नजर डाली, फिर शांत और संयमित जिनकी ओर देखा। लिंग। उसे यह एहसास होता रहता था कि कुछ अजीब है उन दोनों के बीच चल रहा है। मैं मदद करने जा रहा हूँ। अभी भी बहुत से घायल लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। चोटों का इलाज किया गया। भागने का समय आ गया है। शीशी के जाते ही जिन लिंग के होठों से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फेयान ने हाथ बांधकर तिरस्कार भरी मुस्कान दी। क्या काम पूरा हो गया? जिन लिंग के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जिक्सी मेजार कर रही है। मुझे करना होगा जाना। हे, वह शीशी जरूर मूर्ख होगी अगर वह ये नहीं देख सकती कि उसके दो पशु पुरुष पति ये किसी काम के नहीं है। छोटे याओ, इस मिशन को पूरा करने के लिए क्या मानदंड है? आपको बस जनजाति को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना होगा। बर्बाद हुए हिस्सों की मरम्मत करनी होगी। पत्थर के घर बनाओ और यह सुनिश्चित करो कि सभी घायल जानवर ठीक हो गए हो। यह मिशन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। होस्ट टिल्ड, ये वास्तव में उतना कठिन नहीं लगता, शीशी ने सोचा। लेकिन अगर यह इतना आसान है तो यह मुश्किल क्यों है? 5 सितारा मिशन। क्या आपको यकीन है कि बस इतना ही है? अरे हाँ, आपको उनकी उचित रक्षा व्यवस्था स्थापित करने में भी मदद करनी होगी। आपका मतलब गड्ढे खोदने जैसे जाल बिछाने से है, या फिर खाए? हाँ। मेजबान, क्या आपको वो बबल फ्रूट याद है जो आपने लगाया था? सही समय कब होगा? कुछ फल चुनकर उन्हें जमीन में गाड़ दें, फिर उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश करें। स्थान, आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ हाँ। जिक्सी बहुत उत्सुक थी और उसने फैसला किया कि घर पहुंचकर वह इसे आजमाएगी। आज रात उत्परिवर्ती राक्षसों द्वारा आश्रय गुफाओं पर हमला करने के कुछ ही समय बाद जनजाति के मादाओं और शावकों की रक्षा के लिए नर जानवर आगे बढ़ गए थे। नतीजतन मादाओं और शावकों में हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी और घायलों को भी नुकसान नहीं हुआ था। सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। कुछ शावकों को अधिक गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन क्याओ क्याओ पहले ही बच चुकी थी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक किया। वे रात होने तक तांत्रिक की मदद करने में व्यस्त रहे, उसके बाद ही लौटे। घर। सुनशियाओ ने पहले ही आंगन की टूटी हुई दीवार की मरम्मत कर दी थी और वह अंदर थी। खाना बनाते समय बीच में, क्या मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं कहा था? तुम दोबारा क्यों उठ गए हो? शीशी सुनशियाओ के हाथ से हड्डी का चाकू लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सुनशियाओ ने अपना हाथ हटा लिया। इसे दूर कर दो। नीलम से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद मैं पहले ही पूरी तरह से ठीक हो गया। यह देखकर कि वह वास्तव में ठीक लग रहा था, शीशी ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। जिन लिंग ने सुनशियाओ की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। शीशी और उसके बच्चे रात के खाने का इंतजार करने के लिए सोफे पर लेट गए। जिन लिंग ने चूल्हे में और लकड़ियां डाली। जब बर्तन गर्म हो गया तो सुनशियाओ मांस को उसमें डाल दिया। बर्तन में पक रहे मांस की तेज आवाज के बीच दोनों पुरुष शुरू हो गए। धीमी आवाज में बोले, मुझे 3 दिनों के भीतर शीतलहर आने का आभास हो रहा है, सुनशियाओ ने अपनी आवाज में कहा। भावहीन। जिन लिंग ने शीशी की ओर एक नजर डाली। उसने उसे एक चमकदार मुस्कान दिखाई और कठोर उसके चेहरे की झुर्रियां नम पड़ गईं। हमने कुछ दिन पहले नदी में काफी संख्या में विशालकाय मछलियां पकड़ी। हमारे पिछले भंडारों को मिलाकर हमारे पास आधे महीने तक चलने के लिए पर्याप्त सामान है। महीना पर्याप्त नहीं। शीतलहर तो बस शुरुआत है। तापमान बस इतना ही रहेगा गिरना, जिससे शिकार करना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं कल सुबह सबसे पहले शिकार पर जाऊंगा। जिन लिंग ने भौहें चढ़ाई। जनजाति के बाहर के उत्परिवर्ती जानवर पूरी तरह से अभी भी बिखरे हुए हैं। अब बाहर निकलना बेहद खतरनाक था, लेकिन पशु पुरुषों के लिए शीतलहर का सामना करते हुए भोजन की कमी भी उतनी ही खतरनाक थी। कुल का मुखिया निश्चित रूप से एक शिकार दल भेजेगा। हम इसके साथ जा सकते हैं उन्हें। सुनशियाओ ने धीमी आवाज में मम कहा और दोनों पुरुषों की बातचीत रुक गई। अंत। शीशी ने हर एक शब्द सुना। अब वह एक पशुमानव बन चुकी थी, जबकि उसका सुनने की क्षमता शायद पशु आत्माओं वाले लोगों जितनी अच्छी न हो, फिर भी काफी बेहतर थी। एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक तीक्ष्ण। वह खाद्य स्थिति को लेकर भी चिंतित थी। पर्याप्त भोजन के बिना जनजाति के पशु पुरुषों को आने वाले शीत ऋतु में निश्चित रूप से कष्ट सहना पड़ेगा। वह कोई महान संत तो नहीं थी, लेकिन भोजन की कमी से आसानी से उनकी मृत्यु हो सकती थी। आंतरिक संघर्ष के लिए चून की निकट भविष्य में यही उनका घर रहने का स्थान था, वह ऐसा होते देखना नहीं चाहती। छोटे याओ, मांस के अलावा इस दुनिया में और कौन सा भोजन है जो क्या ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक पशु मानव का पेट भर सकते हैं? बिल्कुल मेजबान, मैंने आपको जो संग्रह पुस्तिका दी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप इस पर और गहराई से विचार करना चाहिए। जिक्सी ने अपनी चेतना में प्रवेश किया और संग्रह पुस्तिका खोली। वह थिमने से पहले सिर्फ एक बार सरसरी तौर पर देखा था। इसमें बहुत सारे पौधों का उल्लेख था अंदर, ताकि वह उन सभी को याद रख सके। आधे रास्ते में उसे एक सफेद फल मिला जिसके अंदर कुछ ऐसा था जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे
गेहूं के दाने, ये सर्दी के मौसम से पहले पक जाता है और यह इसे दिखाता भी है प्राथमिक वितरण क्षेत्र। यह नक्शा पहले यहाँ क्यों नहीं था? हे आप भूल गए होस्ट, मैंने लेवल अप कर लिया था, याद है ना? ओह। शीशी किताब के पन्ने पलटती रही। जब उसने लाल दिल वाला फल देखा ऑन द वेरी लास्ट पेज, शी शॉट अपराइट। क्या ये सिर्फ शकरकंद नहीं है? और वे पूरी जनजाति में पाए जाते हैं। जी हाँ होस्ट, सिल्वर ट्राइब के आसपास का प्राकृतिक वातावरण है उत्कृष्ट है और कई फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन पीली धरती की तरह यह लाल दिल के आकार का फल जमीन के नीचे उगता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। ये कच्चा होता है, इसलिए जंगली जानवर इसे खाना पसंद नहीं करते। कच्चे खाने में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसने सोचा, लेकिन जब इन्हें पकाया जाता है तो ये स्वादिष्ट होते हैं। भुना हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब खाने के लिए कोई और चीज न हो तो यह चीज जीवनरक्षक साबित हो सकती है। जिक्सी को संग्रह पुस्तिका में कई प्रकार के पौधे मिले जो या तो उगते थे जनजाति के क्षेत्र के भीतर या उसके आसपास। उसने उन्हें नोट कर लिया और योजना बनाई कि कल से तलाश शुरू कर देंगे। जिक्सी, खाना तैयार है। शीशी ने आंखें खोली तो देखा कि उसके दो पशु पुरुष पति उसे कुछ ला रहे हैं। उनका भोजन। वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकी कि सुनशियाओ अधिक ऊर्जा बिखेर रही थी और एक स्नेही पति जैसा भाव। जब भी उसकी नजर उस पर या शावकों पर नहीं होती थी तो उसकी नजर में एक ठंडी अरुचिकर भावना झलकती थी। वायु। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उसकी आंखों से मिलती, उसकी लाल पुतलियां नरम पड़ जाती। सर्दियों की बर्फ पिघल रही है। जिनलिंग, तुम कल सुबह मछली पकड़ने जाओ और मैं क्या शावकों को कबीले के अंदर रेड हॉट फल खोदने के लिए ले जाएं? जिनलिंग और सुनशियाओ दोनों ने उसे नापसंदगी भरी नजरों से देखा। जनजाति में अभी भी अराजकता फैली हुई है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं गुमान और कबीले की कुछ अन्य महिलाओं से साथ आने के लिए कहूंगा। हम अकेले नहीं जाएंगे और यही कबीले के भीतर ही रहेंगे। दीवारें, मैं वादा करता हूं कि हम एक कदम भी बाहर नहीं निकलेंगे। जिनलिंग और सुनशियाओ ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अध्याय 129, मेरे पास एक प्रणाली है। उन्हें समझाने के लिए कियाओ शीशी उन्हें बाहर एक खुले मैदान में ले गई। पिछवाड़े, जिक्सी, तुम हमें यहाँ किस लिए लाए हो? कियाओ शीशी रहस्यमयी लग रही थी। मैं आपको अपना एक रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। हथियार। दोनों वयस्क और तीनों बच्चे उत्सुकता से कियाओ शीशी को घूर रहे थे। कियाओ शीशी ने अपने स्थान से एक पका हुआ बबल फ्रूट तोड़ा। आप सभी खड़े हो जाएं, थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि गलती से चोट न लग जाए। कियाओ शीशी ने बबल फ्रूट निकाला और उसे पास ही स्थित एक बड़ी चट्टान पर जोर से फेंक दिया। वह वहां से भाग गया और दौड़ने के लिए मुड़ गया। धमाका। एक कान फाड़ देने वाला धमाका। जिनलिंग और सुनशियाओ के चेहरों का रंग उड़ गया। सुनशियाओ तुरंत वह अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी सांप जैसी पूंछ तेजी से कियाओ शीशी के चारों ओर लिपट गई। उसे सुरक्षा दो। जिनलिंग ने भी शावकों को उठाया और तेजी से पीछे हट गई। विस्फोट के बाद सब कुछ शांत हो गया। कियाओ शी ने सुनशियाओ की सांप जैसी पूंछ के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। चट्टान जिसे उसने निशाना बनाया था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। ये बबल फ्रूट तो कमाल का है। काश ये 2 दिन पहले पक गया होता तो मैं इतनी बुरी हालत में न होता। उस उत्परिवर्ती राक्षस का सामना करते समय क्या स्थिति होगी? सुनशियाओ, अब सब ठीक है। आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। सुनशियाओ ने उसे तुरंत जाने नहीं दिया। ये पुष्टि करने के बाद ही कि कोई समस्या नहीं थी। फर्दर डेंजर अहेड, डिड ही सेट हर डाउन। अभी वो क्या हुआ? कियाओ शीशी ने एक बबल फ्रूट निकाला। ये फल है। फेंकने पर यह फट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा। जिनलिंग और सुनशियाओ दोनों ने भौहें चढ़ाई। उन दोनों ने ही बबल फ्रूट की शक्ति को देखा था। वाकई ऐसा था दुर्जय। ये कहां से आया? कियाओ शीशी ने एक पल सोचने के बाद कहा, सिस्टम ने मुझे ये दिया है। दरअसल मैं एक व्यवस्था से बंधा हुआ हूँ। परिवार घर लौट आया और कियाओ शीशी की बातें ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि सिस्टम क्या होता है। उसकी व्याख्या सुनने के बाद शांत स्वभाव वाली सुनशियाओ भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। उसकी लाल आंखों में सदमा झलक रहा था। जिनलिंग को होश आ गया। आप कह रहे हैं कि यह सिस्टम कभी कभी आपको शावकों के साथ पूरे करने के लिए कार्य देता है और उन्हें पूरा करने के बाद आप चीजों के बदले पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। हम पहले वाली रिकवरी ग्लू जैसी चीजें तो सब कुछ थी। सिस्टम के माध्यम से आदान प्रदान किया गया। जिनलिंग की प्रणाली की समझ सीमित थी, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया कि कैसे कियाओ शीशी के पास बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं थी। लेकिन सुनशियाओ ने अचानक पूछा, और अगर आप कोई काम पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? जिनलिंग की निगाह भी कियाओ शीशी पर पड़ी। थोड़ा जुर्माना लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं। किसी कार्य को पूरा करने से पहले उसे पूरा करें। सुनशियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। इस बार इसने आपको क्या काम दिया? शावकों के साथ जनजाति के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए। दोनों पुरुषों ने भौहें चढ़ा ली। वह काम उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। क्या रेड हॉट फ्रूट की तलाश करना भी एक कार्य है? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। ठंड का मौसम आने के बाद मैं जितना हो सके उतना खाने योग्य सामान ढूंढना चाहता हूँ। इसे सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। जिनलिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम कल रेड हॉट फ्रूट खोदने जाओगे। सुनशियाओ ने जिनलिंग की ओर एक नजर डाली, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। उस रात जब कियाओ शीशी शावकों को घर वापस ले जाकर सुलाने लगी तो जिनलिंग पिछवाड़े से एक लकड़ी की टोकरी और कई सामान लेकर आई। बाल्टियां। सोफे पर बैठी सुनशियाओ ने उसकी तरफ एक नजर डाली। तो आपकी योजना है कि आप जाकर पकड़ें आज रात मछली जैसे जीव? जिनलिंग ने सहमति में हल्की सी आवाज निकाली। मुझे शीशी की चिंता है। हम में से किसी एक के पास उसके साथ रहने के लिए। सुनशियाओ ये बात जानता था, इसीलिए उसने पहले जिनलिंग से बहस नहीं की थी। उस शाम अगली सुबह जब कियाओ शीशी की नींद खुली तो उसने देखा कि शावक गायब थे और आंगन भी खाली था। कुछ था। वह तुरंत पूरी तरह जाग गई। उसने अपने कपड़े पहने और पत्थर के घर से बाहर निकल गई। केवल जिनलिंग वह आंगन में संसाधित मछली जानवरों को लटका रहा था। हलचल की आवाज सुनकर जिनलिंग पीछे मुड़ गई। जिक्सी, तुम जाग रही हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। कियाओ शीशी ने लटकती हुई मछली जैसी आकृतियों की पंक्तियों को आश्चर्य से देखा। जिनलिंग, तुमने इतनी सारी मछली जैसी जीव जंतुओं को कब पकड़ा? जिनलिंग ने नाश्ता मेज पर रखा और धीरे से मुस्कुराई। मैंने बस पकड़ लिया। मैंने उन्हें कल रात बर्तन धोते समय देखा था। कियाओ शीशी ऐसा कैसे मान सकती थी? ऐसा नहीं था कि वह कभी मछली पकड़ने नहीं गई थी। पहले पानी में मौजूद मछलियों को पकड़ना आसान होता, तब भी कोई तरीका नहीं था। वह नहाने में लगने वाले समय में ही इतनी सारी मछलियां पकड़ सकता था। कल रात तुम बिल्कुल नहीं सोए, है ना?
कियाओ शीशी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में ध्यान से देखने लगी, मानो कुछ खोज रही हो। काले घेरे। जिन लिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चूमा। जिक्सी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके दिखा सकता हूँ। उसकी सुनहरी आंखें तुरंत अंधेरा छा गया। कियाओ शीशी के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। वैसे शावक कहाँ है? वे घर पर क्यों नहीं है? जिन लिंग ने उसे सूप का एक कटोरा दिया। वे फेयान के साथ मदद करने गए थे आज सुबह सुबह जनजाति के लोग। कियाओ शीशी ने हैरानी से ऊपर देखा। जिन लिंग ने आगे कहा, फेयान उन्हें उनका काम पूरा करने के लिए ले जा रही है, जबकि हम जाओ और रेड हॉट फ्रूट की तलाश करो। चिंता मत करो, वह शावकों की रक्षा करेगा। कियाओ शीशी को शावकों के प्रति फेयान की जिम्मेदारी की भावना पर पूरा भरोसा था। वहां मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि जिन लिंग और बाकी लोगों ने फेयान से पूछने के बारे में सोचा। ये करने के लिए ठीक है। पेट भर खाने के बाद कियाओ शीशी ने कई बांस की टोकरियां उठाई जिनमें उसने खाना रखा। वे रेड हॉट फ्रूट इकट्ठा करते थे। जैसे ही वह जाने वाली थी, गू मान आ गई।